नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के विषय में। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से वर्णमाला का प्रथम स्थान माना जाता है। वर्णमाला के आधार पर ही हम हिंदी व्याकरण को सही ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। बात करते हैं हम वर्णमाला की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्णमाला है इससे संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे यूपीएससी का हो। और अधिकतर छोटी क्लासों में जो वर्णमाला चलती है वहाँ तो 100% प्रश्न बनकर तैयार होता ही है। तो आज हम वर्णमाला के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को वर्णमाला अब तक समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से आपको वर्णमाला समझ में आ जाए। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको वर्णमाला समझनी है तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। और आप अगर ध्यान से वीडियो देखते हो, एक एक बात को सुनते हो, तो आपको 100% वर्णमाला समझ में आ जाएगी और यहाँ से प्रश्न बनकर अवश्य आएगा, जो कि आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चर्चा करते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो समूह होता है वह वर्णमाला कहलाती है, या वर्ण, बहुत सारे वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। वर्णमाला को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होता है। अक्षर किसे कहते हैं? अब तक किसी के समझ में आया हो या नहीं आया हो, पर आज समझ में आ जाएगा कि वह ध्वनि जो उच्चारित होती है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मेरे मुंह से जो भी शब्द आपको सुनाई दे रहा है वह क्या है? अक्षर है। उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। और इन अक्षरों को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। भाषा में प्रयुक्त जो ध्वनि है वह भाषा में प्रयुक्त ध्वनि वर्ण कहलाता है, या वह स्वतंत्र ध्वनि जो लिपिबद्ध होती है। वह स्वतंत्र ध्वनि जो लिपिबद्ध होती है। लिपिबद्ध का मतलब होता है हर भाषा की एक ना एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। मैं जो भी बोल रहा हूँ, भाषा मेरी क्या है, पर लिखने की जो तरीका होगा उसे बोलते हैं लिपि। तो हम लिखते हैं वह देवनागरी लिपि होगी, तो उसे बोलते हैं वर्ण। आगे चलते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, या हमारी जो वर्ण समूह है इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजन की संख्या 44 मानी गई है। वैसे तो मुख्य व्यंजन तो 33 होते हैं, 33 होते हैं, पर आजकल ग्रहित व्यंजन हो गए हैं। या फिर आप ले लो कि जो हमारे महाप्राण हैं या हिंदी में ग्रहित किए गए हैं, ऐसे व्यंजन टोटल मिलाकर 44 होते हैं। और यह वर्णमाला का समूह बनता है 55 का। कितने का बनता है? 55 वर्णमाला समूह में 55 वर्ण होते हैं, चाहे वह स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अलग अलग अध्ययन करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? बिना बाधा के मुख से उच्चारित ध्वनि। अगर हम मुख से ऐसा कोई शब्द बोलते हैं जो बिना बाधा के मुंह से बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं स्वर। जैसे मैं बोलूंगा ए, कहीं पर भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। ए, आ, ई, ऊ, ए, कहीं पर भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। ये होते हैं स्वर। तो कहने का मतलब क्या हो गया? बिना बाधा के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। ये स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। पहला स्वर ए, आ, ये ग्रहित स्वर है, ध्यान दें। अब हिंदी में री को स्वर नहीं माना गया है, क्योंकि जब हम री बोलते हैं तो लिखने में ऐसे लिखते हैं, पर उच्चारण कैसे करते हैं? री। अगर ऐसे उच्चारण करेंगे तो फिर रे अपने आप आ रहा है, रे किस में चला जाएगा? व्यंजन में चला जाएगा। इसलिए हिंदी में इसको माना नहीं जाता है। हम स्वर में एक स्वर ग्रहित स्वर बोलते हैं अ। ये अ वह है जो डॉक्टर के लगता है, डॉक्टर। क्लियर? ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल मिला के 11 स्वर हैं। बात करते हैं हम व्यंजन की।
मैंने बोला कि बिना बाधा के मुख से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। यहीं पर बाधा के उपस्थित होने पर, बाधा को हटाने पर जो एक विस्फोट के रूप में उच्चारित ध्वनि होती है उसे व्यंजन कहते हैं। आम भाषा में समझे कि बाधा, बिना बाधा उत्पन्न होने पर अगर कोई शब्द बोला जाता है तो वो तो होता है स्वर, और बाधा उत्पन्न होती है बाधा के हट जाने से, एक विस्फोट के रूप में अगर कोई वर्ण बाहर निकलता है तो वह होता है व्यंजन। बाधा उत्पन्न होगी, बाधा हटेगी और विस्फोट के रूप में अगर कोई वर्ण निकलता है तो वह होता है व्यंजन, और बिना बाधा के सीधा सीधा उच्चारित होने वाला होता है स्वर। तो जैसे हम बोले ए, कहीं पर कोई रुकावट नहीं हो रही, पर अब हम बोलेंगे व्यंजन कै। कै को बोलने से पहले आप पोजीशन ले, कै, यहां पे अटकता है। अगला शब्द बोलो कै, पहले बाधा उत्पन्न होती है, फिर वो बाधा हटती है और फिर अपने आप विस्फोट के रूप में वह शब्द निकलता है, वह होता है व्यंजन। आप स्वयं बोल के देखें, ए को आप रोक नहीं सकते पर कै को रोक सकते हो आप। कै, खे, गे रोक सकते हैं, ये होते हैं व्यंजन। तो ध्वनि बाधा के उपस्थित होने पर, बाधा को हटाने पर जो एक विस्फोट के रूप में ध्वनि होती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या संस्कृत के हिसाब से 33 होती है। कै, खे, गे, घे, ण, चे, छे, जे, झे, न, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, म, ये, रे, ले, वे, से, श, क्ष, है। ये हो गए 33 व्यंजन। अब देखो व्यंजनों में दो व्यंजन और हैं जो हिंदी में ग्रहण किए हुए हैं। वह दो व्यंजन ये हैं, ड के नीचे नुक्ता और ढ के नीचे भी नुक्ता। ये व्यंजन है अलग से, हिंदी में ग्रहण किए हुए हैं। बाकी करते हैं महाप्राण। महाप्राण है 4, मह, लह, नह और रह। ध्यान दें, मैं, ल, न और रे का महाप्राण है ये, जो कि हम जब छंद पढ़ते हैं तो इनको अलग से गिना जाता है। अगर अलग से इनकी मात्राएं लगती है तो ये व्यंजन में भी अलग से ही गिने जाएंगे। तो 4 महाप्राण हमारे लिए हो गए, और 5 ग्रहित व्यंजन भी हैं जिनके नीचे नुक्ता लगाने पर, जो उर्दू भाषा में या फारसी भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क के नीचे नुक्ता लगाएंगे, ख के नीचे भी लगता है, ग के नीचे भी लगता है, ज के नीचे भी लगता है और फ के नीचे भी लगता है। ये जो नुक्ता लगाते हैं इनको बोलते हैं ग्रहित व्यंजन। ये हो गए ग्रहित स्वर, जो व्यंजनों में ग्रहित हिंदी वाले व्यंजन हो गए, और ये ग्रहित व्यंजन हो गए पर्टिकुलर। तो इनको मिलाकर हो गई 5। तो 33 संस्कृत के व्यंजन, 2 हिंदी के हो गए, 4 महाप्राण हो गए और 5 ग्रहित हो गए। कुल मिला के हो गए 44 व्यंजन, और स्वरों की संख्या थी हमारे पास 11। तो कुल वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए? 55 वर्ण हो गए। ऑप्शन में अगर मान लो 55 नहीं आए और 56 आए तो 56 भी सही हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ एक और लिया जाता है, वह होता है वह। अगर वह को वैसे नगण्य माना जाता है, परंतु अगर गिना जाता है ऑप्शन में, अगर 55 और 56 दोनों है तो 55 राइट होगा, और 55 नहीं है और 56 है तो 56 राइट होगा। तो आप ध्यान दें कि वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 56 हो गई। 11 तो हो गए स्वर और 44 हो गए व्यंजन, प्लस 1 मान लो, 55 मान लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। कुछ प्रश्न ऐसे जो सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, ग्रेड के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और इन को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि क्या चीज क्या है। हमें स्वरों का ज्ञान हो चुका है, हमें व्यंजनों का ज्ञान हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसमें अयोगवाह शब्द कौन से हैं या अयोगवाह स्वर कौन से हैं। ए और अह अयोगवाह स्वर हैं, ध्यान रखें। अनुस्वार किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? 2 बिंदियां ऊपर नीचे लगती है उसे विसर्ग कहते हैं। अब देखो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे, जिनको बोलने में कम समय लगता है उसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर उसे बोलते हैं जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे ए बोलेंगे, ए कम समय लगा, आ
ज्यादा समय लगा। इसी तरह ए, ई और उ, ये 3 तो हैं ह्रस्व स्वर और बाकी 8 हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आ। ये कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दीर्घ स्वर हैं और 3 ह्रस्व स्वर है। याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रहित स्वर जो मैंने बताया था आपको कि वर्णमाला में अगर स्वरों की बात करें तो री को हटा दिया गया है और यहाँ पे ग्रहण किया गया है आ को। ठीक है, आगे बात करते हैं सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर होते हैं आ, जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे बोलते हैं सवर्ण स्वर। 2 समान स्वरों से मिलकर बनने वाले, जैसे ए और ए मिलकर क्या बनेगा? आ। ई और ई मिलकर क्या बनेगा? ई, बड़ी ई। उ और उ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा उ। ये होते हैं सवर्ण स्वर। बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर हमारे सामने 4 होते हैं। एक तो देखो ए, एक होता है आई, एक होता है औ और एक होता है औ। क्लियर? अब देखो ए तो मिलकर बनता है ए प्लस ई से, ए प्लस ई से। ए बनता है ए प्लस ए से, ओ बनता है ए प्लस उ से और ये बनता है ए प्लस ओ से। इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ना कि संयुक्त व्यंजन, ध्यान रखें, ये है संयुक्त स्वर। तो यहां तक कोई समस्या? आगे हम बात करते हैं, यहां से 100% प्रश्न बनकर आएगा। अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो दोबारा देखें और फिर समझने की कोशिश करें। इससे आसान तरीका आपके लिए कोई नहीं होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये हमारी जीभ है। क्या है ये? जीभ है। ध्यान दें, ये गले में लगी हुई है और ये बाहर आई हुई है। दोनों तरफ के जो शब्द होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अग्र स्वर कौन से हैं। ध्यान दें, अग्र स्वर का प्रश्न आया हुआ है। ई, ए। ये तो क्या है? अग्र स्वर है। अगर आप बोलोगे ई, ए, आपको पता चलेगा आगे जीभ के आगे वाले हिस्से से ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अग्र स्वर। ये है पश्च स्वर। आप बोल के देखोगे ऊ, ओ, पीछे से आवाज आती है, इनको बोलते हैं पश्च स्वर। तो अग्र स्वर तो कितने हो गए? 4 अग्र स्वर हो गए और 4 ही क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए। एक स्वर है जिसको आप मध्य में से बोलोगे, ए। अगर ए बोलते हो तो आपकी आवाज यहां से निकलेगी, इसको बोलते हैं मध्य स्वर। क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। तो ए को क्या बोला गया है? मध्य स्वर बोला गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध और विवृत स्वर। देखो, विवृत तो वह होता है जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है, विवृत गोले के आकार का। अर्ध विवृत का मतलब आधा गोला, जिस तरह से गोला होता है वो आधा हो जाता है, उसी तरह मुंह आधा खुलता है, उसे बोलते हैं अर्ध विवृत। समृद्ध जिसमें मुंह नहीं खुलता है और अर्ध समृद्ध जिसमें थोड़ा सा मुंह खुलता है। तो प्रश्न आता है कि समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो ध्यान दें, ई, उ। ये तो क्या है? समृद्ध स्वर है। उ, ई। क्लियर? बात करते हैं विवृत स्वर की। पहले मध्य स्वर आ गया, मध्य स्वर ए हो गया। आ अगर बोलते हैं तो पूरा मुंह खुलता, आ, तो ये हो गया विवृत स्वर। अब जितना आ बोला उससे थोड़ा कम या आधा, तो उसे बोलते हैं अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत में क्या आएंगे? जैसे आ विवृत हो गया, ए आधा खुला, औ आधा खुलेगा, औ। ठीक है? इसी तरह अर्ध समृद्ध में ए और अर्ध समृद्ध में ओ। क्लियर? दोबारा रिवीजन करते हैं। मध्य स्वर हो गया ए, अग्र स्वर हो गए ई, ए, पश्च स्वर हो गए उ, ओ, औ। क्लियर? समृद्ध स्वर हो गए ई, उ। ठीक है? ई, उ। अर्ध समृद्ध स्वर हो गए ए और औ। ठीक है? ए और ओ, सॉरी। और अर्ध विवृत स्वर हो गए आई, औ और विवृत स्वर हो गया सिर्फ आ। क्लियर? बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ग्रहित स्वर है डॉक्टर, वह यहां से बोला जाता है
और इसको भी अर्ध विपरीत में ही लिया जाता है। क्लियर? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा स्वर वृत्तानुमुखी है और कौन सा स्वर अवृत्तानुमुखी है। देखो वृत्तानुमुखी किसे कहते हैं, अवृत्तानुमुखी किसे कहते हैं, ध्यान से सीधा इजी लैंग्वेज में समझे। ये वृत्त है, जब किसी स्वर को बोलते हुए मुख का उच्चारण इस तरह से होगा, मुख इस तरह से दिखाई देगा गोले आकार में, तो वह तो होगा वृत्तानुमुखी। और जिसमें गोला नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं, अवृत्तानुमुखी। अगर हम ये शब्द बोलेंगे तो गोल होगा मुंह, देखो ऊ ऊ ओ औ आ, गोला क्या गोले में है। अब देखो इसमें गोला नहीं होगा, इसमें वृत्त नहीं बनेगा मुख का, ई ए आ नहीं बनाना। तो सीधा सीधा सा समझें कि वृत्तानुमुखी स्वर कौन से हो गए, ऊ ओ औ आ। अवृत्तानुमुखी कौन से हो गए, ई ए आ। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं हम। वर्णमाला का जो वर्ण उच्चारण स्थान होता है, यहाँ से तो प्रश्न बनकर आता ही है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के। ध्यान देखें, ये सभी कक्षाओं के लिए जरूरी है। हम अध्ययन करते हैं, बुक भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमारे लिए ये जरूरी है। हमें उच्चारण अगर पता होगा तो हम हिंदी में शुद्ध उच्चारण करके कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले वर्गों में मैंने डिवाइड किया है इनको। एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, कै च ट त प। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ न। च वर्ग में च छ ज झ न, ट ठ द ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। क्लियर? देखो क वाली लाइन बोलते हैं, देखो इनका उच्चारण स्थान है पहले का, क वाली लाइन का उच्चारण स्थान है कंठ, जिसे बोलते हैं कंठे। क्या बोलते हैं, कंठे। क ख ग घ न, सभी का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है। आप खुद बोल के देखें, दोबारा बोले मेरे साथ, क ख ग घ घ। कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाते हैं, कंठ में गिने जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठे होगा। क्लियर? देखो च वाली लाइन बोलेंगे, च छ ज झ झ न। क्लियर? च छ ज झ न। अब आपने देखा होगा कि इसमें जीभ दांत से थोड़ा सा ऊपर जाके टच करती है, वह स्थान कहलाता है तालु, और इस उच्चारण स्थान को बोलते हैं तालव्य। क्लियर? अगला देखो ट वाली लाइन। ट वाली लाइन हम जब बोलते हैं तो ये जो हमारी जीभ होती है ये इस तरह से पलटी खाएगी और ऊपर टच करेगी, फिर वापस नीचे आएगी, ऊपर टच करेगी, फिर वापस नीचे आएगी। देखें, ट ठ ड ढ ढ ण, यह है मूर्धा, जिसे बोलते हैं मूर्धन्य। तय वाली लाइन को हम जब बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए इस उच्चारण स्थान को बोलते हैं दंते। त थ द ध न। क्लियर? वेरी गुड। अब आप प वर्ग की जब लाइन बोलते हो तो हमारे होठ बिना खुले इस लाइन को आप किसी भी कंडीशन में नहीं बोल सकते, इसलिए इसको बोलते हैं होस्टे। क्या बोलते हैं, होठ से बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको होस्टे। जैसे प बोलोगे बिना होठों के आप नहीं बोल सकते, चाहे आप होठों को पकड़ के देख लो चाहे छोड़ के देख लो, होठ हिलेंगे, और इसको बोलते हैं प फ ब भ म। क्लियर? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठे, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंते, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठे। आगे बात करते हैं हम, इसी में जोड़ते हैं हम व्यंजन, कुछ बच गए हमारे, एक रह गया य र ल व, तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ दो, य र ल व। इसी तरह याद करें, ये होगा तालव्य, र होगा मूर्धन्य, ल होगा दंते, और वह होगा होस्टे। है को बोलते हैं तो है बोल के देखिए, है यहां से बोला जाता है, इसलिए है को मैंने लिखा है कंठे में। क्लियर? तीनों सस्य हैं। पहला जो सहसंकर वाला है ये बोला जाएगा तालु से, दूसरा सह षटकोण वाला है ये बोला जाएगा मूर्धन्य से, श ये होता है स, ये होता है श, और ये है स, इसको दंत से बोला जाता है। क्लियर? अगर आप बोलते हो ऊ, होठों की आकृति अपने आप ही दिखाई दे रही है,
तो ऊ और ऊ किस में गिने जाएंगे? ओष्ठ्य में गिने जाएंगे। आप बोलो ए आ कहां से बोले जा रहे हैं? ए आ कंठ से, वेरी गुड, तो ये कंठ में गिने जाएंगे। अगर ई बोलते हैं ई तो ये जीभ वापस दांत के ऊपर टच करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालव्य हो गया। री को बोलेंगे तो वही मूर्धन्य के जाके टकराएगी, तो उसे बोलते हैं मूर्धन्य। तो है हो गया, और ए और आ हो गया कंठे, य श ई हो गया तालव्य, रे श और री हो गया मूर्धन्य, ल और स क्या हो गया? दंते, और व ऊ और ऊ हो गया क्या? होष्टे। बात करें एक विशेष प्रकार की नस्ल है जो वर्ष से बोली जाती है, इसको बोलते हैं दंते भी बोलते हैं, न स ले। इससे याद रखें, ये प्रश्न आ चुका है बार बार। न स ले कहां से बोली जाती है? दंत से बोली जाती है। क्लियर? आप जब तक इनको बार बार अभ्यास नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ण या कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान किस जगह है, कौन सा नहीं है। तो हम आगे चलते हैं अब और देखते हैं, और उच्चारण स्थान के बाद अब देखते हैं कुछ नया। तो हम देखते हैं कि जो वर्णमाला है उसमें बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे पूरा व्यंजन। अब देखो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अघोष वर्ण कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन से हैं। देखो, अघोष वर्ण तो उनको कहते हैं जो कि बिना किसी कंपन के बोले जाते हैं, जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, और घोष वर्ण होते हैं जो कंपन के साथ बोले जाते हैं। बात करते हैं हम कंपन से युक्त जो वर्ण होते हैं उन्हें घोष कहते हैं, और जो बिना कंपन के बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं अघोष। तो अघोष जो वर्ण है उनकी संख्या होती है 13। अघोष वर्ण में ध्यान रखें, क वाली क च ट त प, मतलब पहली ये वाली लाइन, उसके बाद ख छ ठ थ फ, 2 लाइन। अघोष के लिए दोनों लाइनें गिनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अघोष में आएंगे तीनों सस्से। तो 10 व्यंजन तो ये हो गए, और तीनों प्रकार के स हो गए, टोटल मिला के 13 अघोष वर्ण है। ध्यान रखें, इसके अलावा जो कुछ भी है वह है घोष। घोष को कंपन के साथ बोला जाता है। अब बाकी घोष क्या बच गए? पहली दूसरी लाइन तो किसमें आ गई? वेरी गुड, अघोष में। घोष में आती है तीसरी चौथी पांचवी लाइन, और यह लव है, और इसमें है बचा हुआ है एक, ये भी किसमें आता है? घोष में आता है। बाकी सारे स्वर किसमें गिने जाएंगे? घोष में गिने जाएंगे। क्लियर? सिर्फ अघोष में 13 वर्ण गिने जाते हैं, बाकी सभी घोष में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं अपन स्पर्श और स्पर्श संघर्षी। स्पर्श व्यंजन की लाइन है ये वाली और ये वाली। सिर्फ स्पर्श संघर्षी एग्जाम में पूछा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। मान लो कि इसमें से एक दे देगा, बाकी सभी 1 2 3 4 लाइनों में से उठा के दे देगा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ये 4, याद रहेगा। इन चारों व्यंजनों को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक प्रश्न और आता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण वह है जिसमें कम समय लगे वह अल्प प्राण होता है, जिसमें ज्यादा समय लगे बोलने में वह महाप्राण होता है। जैसे क, ध्यान दें, क का महाप्राण क्या होगा? ख, और ख का अल्प प्राण क्या होगा? ये। च का महाप्राण क्या होगा? छ, और च का अल्प प्राण क्या होगा? ये। इसी तरह ट का महाप्राण ठ, और ठ का अल्प प्राण ट। इसी तरह इसका और इसका ये, इसका वो। तो पहली लाइन अल्प प्राण है, इस पहली लाइन अल्प प्राण है, इसका महाप्राण ये है, इस महाप्राण का अल्प प्राण ये है। क्लियर? दोनों लाइन छोड़े, अगली चले। तीसरी लाइन अल्प प्राण है, इसका चौथा जो लाइन है वह है महाप्राण। महाप्राण की जो पहली वाली लाइन है, तीसरी लाइन वह हो जाएगी अल्प प्राण। कहने का मतलब है इसका महाप्राण ये और इसका ये, इसका महाप्राण ये और इस महाप्राण का अल्प प्राण ये सिर्फ अल्प प्राण ही रहेगा, इसका कोई महाप्राण नहीं है। ठीक है? मान लो एग्जाम में प्रश्न आ जाए तय का महाप्राण क्या है, तो ये आ जाएगा। मान लो इसका आ जाए दय का अल्प प्राण क्या है, तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये अल्प प्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्प प्राण है, फिर महाप्राण है, ये अल्प प्राण ही रहेगा, इसको नहीं छेड़े, इसका कोई महाप्राण नहीं है। आगे बात करते हैं, ये रे ले व, ये अल्प प्राण है और
इस नीचे वाली लाइन महाप्राण है, पर इसमें ध्यान रखें कि इसका महाप्राण ये नहीं है, इसका अल्प प्राण ये नहीं है, अलग अलग ही है। ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण रहेगा। इसका महाप्राण ये है, सिर्फ इसका महाप्राण ये है, इसका अल्प प्राण ये है और इसका अल्प प्राण ये है। क्लियर? आगे चलते हैं। अल्प प्राण महाप्राण हो गया। अब देखो अघोष और घोष किस तरह से होगा। ये है हमारा अघोष, इस अघोष का घोष क्या हो जाएगा? ग होगा या नहीं होगा? इस अघोष लाइन है ना, पहली और दूसरी अघोष है, तीसरी चौथी पांचवी क्या है? घोष है। तो पहली लाइन का घोष क्या हो जाएगा? तीसरी लाइन का पहला वर्ण। इस तीसरी लाइन का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? इसका अघोष बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह दूसरी का क्या बन जाएगा? ये, और इसका क्या बन जाएगा? ये। क्लियर? इसमें एक बार और देखते हैं। इस तय का घोष क्या है? ये रहा। क्लियर? थ का घोष क्या है? ध। द का अघोष क्या है? त। और ध का अघोष क्या है? थ। क्लियर? बात करते हैं अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ये रे ले वे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है। प्रकंपित का मतलब होता है रे, जिसमें कंपन पैदा होता है। हम रे बोलेंगे, रे 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 बोलते हैं तो जीभ कंपन करती है, उसे बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। क्लियर? बात करते हैं ले। जब ले बोलते हैं, ले का मतलब होता है ले से लड्डू, ले बोलते हैं, ले के बगल से हवा निकलती है, बगल से ले ले बोल के देखो, बगल से हवा निकलेगी, इसको बोलते हैं पार्श्व, अर्थात पार्श्विक व्यंजन कौन हो गया? ले हो गया। क्लियर? और अंतः स्वर या अर्ध स्वर के नाम से बार बार प्रश्न आता है, अंतः स्वर या अर्ध स्वर। अर्ध स्वर या अंतः स्वर कौन से हो गए? यह और वह। क्लियर? तीनों सस्य हैं, स इनको बोलते हैं उष्म संघर्षी। इनको जब बोला जाता है तो संघर्ष किया जाता है और एक गर्मी पैदा होती है, संघर्ष के साथ उष्मा पैदा होती है। श आप खुद बोल के देखो तो इसको बोलते हैं उष्म संघर्षी। क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी। क्लियर? तो हमारे पास घोष कितने हो गए? वेरी गुड, 13 हो गए। पहली और दूसरी लाइन और तीनों सस्य। बाकी जो भी बचे वो क्या है? अघोष है। अघोष में सॉरी अघोष कितने हो गए? 13। बाकी जो भी बचे वो घोष है। तो अघोष तो कितने हो गए? 13। और घोष क्या हो गए? जो कंपन वाले हैं, पूरे स्वर घोष होंगे। ठीक है, पूरे स्वर घोष। तीसरी चौथी पांचवी लाइन घोष होगी। ये रे ले घोष होंगे, ये रे ले और है, और क्या आएगा? है। तो ये बाकी बचे जो कि क्या हो जाएंगे? घोष। एक छोटे छोटे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं वो एक बार और बता देता हूँ। अनुनासिक कौन से बोले जाते हैं? जो पंचम अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं अनुनासिक। क वर्ग का पंचम अक्षर, ट वर्ग का, त वर्ग का, द वर्ग का, प वर्ग का, ये हो गए पंचमाक्षर। क्लियर? कंठ तालु, ए आई, ए बोलेंगे कंठ और तालु। एक तो कंठ और तालु, तालु के ऊपर जीभ लगती है तब ए आई बोला जाता है। क्लियर? कंठोष्ठ, कंठ और होष्ठ होठों से, ओ कंठ से भी आवाज आ रही है और होठ भी गोल हो रहे हैं, ओ औ कंठोष्ठ। क्लियर? अर्धस्वर जो मैंने बता दिए ये और वह। उसमें संघर्षी की बात कर ली। तीनों सस्य और है किसमें आएंगे? उसमें संघर्षी में आएंगे। तीनों सस्य और है जिसमें उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उसे बोलते हैं उसमें संघर्षी। स्पर्श संघर्षी मैंने बता दिया। च वाली लाइन, च छ ज झ, पंचमाक्षर नहीं, सिर्फ चारों वर्ण ही उसमें स्पर्श संघर्षी होंगे। आगे चलते हैं। ताड़न जात या उत्क्षिप्त जो व्यंजन यहाँ पे लिए गए हैं इनका भी मैंने बता देता हूं। इसका जो महाप्राण होगा ये, और इसका महाप्राण होगा ये, इसका अल्प प्राण यही होगा और इसका यही होगा। क्लियर? ओके, तो इनको बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ढ। जीभ को ताड़ा जाता है, दूर फेंका जाता है, इसलिए इसको बोले जाते हैं ताड़न जात। वत से मैंने अभी उच्चारण स्थान बताया था, तब मैंने बताया था कि जो न स ल ये विशेष प्रकार की नस्ल है जिसको व्रत से बोला जाता है, इसको दंत भी बोला जाता है, इसको व्रत से बोला जाता है। पार्श्विक बता दिया मैंने, बगल से हवा निकलना ल।
लुंठित जिसमें कंपन पैदा होता है उसे रे बोलते हैं। है बोला जाता है यहां से, जिस तरह से ए बोला जाता है, है भी यहां बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं काकल्ले। क्या बोलते हैं? काकल्ले या अतिजिह्वा। अब हमारे सामने संयुक्त व्यंजन आते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं या 5 होते हैं, कोई भी कंफ्यूज नहीं हुए, संयुक्त व्यंजन 4। ये जो 5वां व्यंजन है वो होता है दे प्लस ये। इसको संस्कृत में माना जाता है, अपने हिंदी में नहीं माना जाता है। हमारे पास अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 ही संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, गे और स्र। जो ये वाला क्ष है ये किससे मिलकर बना है? क और श से। क्लियर? त्र, देखो त्र में क्या मिला हुआ है? त और र मिला हुआ है, 2 व्यंजन मिले हुए, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और जय में क्या मिला हुआ है? जय प्लस ये, है ना। और स्र में क्या मिला हुआ है? स और र, तो इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। क्लियर? तो यहां पर हमारी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। एक बार अवश्य आप इसको दोबारा देखें ताकि हमारे दिल और दिमाग में ये ढंग से बैठ जाए और हम कभी भूल नहीं पाए।